देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सफाई करते हुए मुझे आज भैया की पर्सनल डायरी मिल गई थी। उसे देखकर मेरी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। आज पूरे 4 साल हो गए थे उन्हें गुजरे हुए। मुझे बाहर पढ़ने भेजने से लेकर घर को संभालना भैया ने एक बड़े बेटे का ही नहीं बल्कि घर के मुखिया का फर्ज निभाया। पिताजी के जाने के बाद से हमारे घर की हालत बहुत ही गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी। जैसा कि आप लोग समझते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में अगर कमाने वाला नहीं रहे तो घर में कुछ नहीं बचता। खैर 15 साल की उम्र से ही भैया ने कभी कोलू पर काम किया तो कभी मिस्त्री के साथ धीरे धीरे समय गुजारा और मैं भी बड़ा हो रहा था। घर के हालातों को देखते हुए मैंने भी काम करने का प्रस्ताव रखा, मगर भैया ने मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को बोला और कभी मुझे कोई काम करने ही नहीं दिया। हम भाइयों में करीब 10 साल का फ़र्क था और 12 साल की उम्र तक आते हुए मैंने घर में किसी को बताए बिना ही सुबह जल्दी उठकर अखबार बेचना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, मैं अखबार बांटकर घर आया तो भैया दरवाजे पर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। गुस्सा उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। डरते हुए मैं सिर झुकाकर भैया के सामने खड़ा हो गया और कुछ देर डांट खाने के बाद भैया ने मुझे स्कूल जाने को कहा। उसी दिन की बात है, भैया को एक बूढ़ा आदमी मिला। उसी बूढ़े आदमी ने भैया को बोला, बेटा मेरे कुछ पैसों से मदद कर दे, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भैया की आदत थी वो किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने से पीछे नहीं हटते थे। अतः उन्होंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे उनके पास थे एक झटके में निकालकर सामने खड़े उस बूढ़े आदमी को दे दिए। भैया के साफ दिल को देखते हुए उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और भैया के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा इस सिक्के को एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी पूजा के स्थान पर रख देना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे दिन बहुत ही जल्द बदल जाएंगे। भैया भगवान पर भरोसा नहीं करते थे, पर ऐसा हमेशा नहीं था। जब पिताजी बीमार थे तो भैया ने बहुत ही मिन्नतें मांगी, कई मंदिरों में भी हाजिरी लगाई, पर पिताजी के देहांत के बाद भैया का भगवान से भरोसा ही उठ गया। लेकिन फिर भी भैया वो सिक्का घर लेकर आ गए और माँ को दे दिया। पता नहीं वो बूढ़े महाराज कौन थे और उनके दिए गए उस सिक्के ने हमारे घर के हालातों की काया पलट दी। जब सब कुछ ठीक होने लगा तो लोगों ने भैया को भूत और फरिश्तों के बारे में बताया। अब भैया ने लोगों की बताई गई कहानियों के पीछे का राज उठाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। वो अलग अलग जगहों पर जाते और वहाँ की वीडियो बनाते और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी भी दिया करते थे। आजकल की भाषा में कहा जाए तो मेरे भैया एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। वैसे तो उन्होंने ये काम 27 साल की उम्र में आकर शुरू किया था, मगर उनकी मेहनत कहूँ या किस्मत 10 सालों के भीतर ही वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक बड़ा नाम बनकर उभरे। अपना काम खत्म कर रात को मैं लाइब्रेरी में बैठा और नम आंखों के साथ भैया की पर्सनल डायरी खोली और पढ़ने लगा। साल 2008 की वो डायरी बहुत ही पुरानी हालत में थी। भैया ने उसमें कई किस्से और कहानियाँ लिखी हुई थी। कुछ देर पन्ने पलटने के बाद मैं एक पन्ने पर रुक गया जिसका शीर्षक था चांद बावड़ी। अब मुझे उस शीर्षक को पढ़कर वो दिन याद आया जब भैया को मैंने पहली बार डरा हुआ देखा था। आइए मैं आपको सुनाता हूँ उस बावड़ी की सच्चाई और आपसे आग्रह है कि आगे की कहानी भैया के पॉइंट व्यू से ही है। तो आराम से एक जगह पर आप बैठ जाएं और सुकून से इस कहानी का आनंद लें। दोस्तों, राजस्थान के दौसा जिले के शहर आभानेरी में एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाली ये बावड़ी दिन के वक्त तो टूरिस्ट दर्शकों और आसपास के गांव वालों से घिरी रहती है, पर जैसे जैसे सूरज छुपने लगता है और अंधेरा अपने पैर पसारने लगता है तो ये बावड़ी जीवंत हो जाती है। कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ तो कभी बच्चों के खेलने कूदने की। कभी यहाँ लोगों को कोई बुजुर्ग नजर आते हैं तो कभी कुछ। जितनी मुंह उतनी बातें लोगों के द्वारा अलग अलग मौके पर इस बावड़ी के बारे में फैलाई गई थी। मैं कभी भी लोगों के फैलाई बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन शायद उस शाम मुझे गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। शनिवार की वो शाम मैंने अपने सारे सामान को इकट्ठा कर अपने घर से निकल गया। कुछ 6 से 10 घंटे तक ड्राइव करने के बाद मैं राजस्थान के जयपुर में पहुंचा। एक होटल में मैंने पहले से बुकिंग की हुई थी। इतनी लंबी दूरी तक ड्राइव करने की वजह से मेरा शरीर भी दर्द कर रहा था। अतः मैंने अपने साथी से कहा, आज आराम करते हैं, अगले दिन चलकर हम उस जगह का मुआयना करेंगे,
फिर भोजन हुआ और हम दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। मेरी हमेशा से आदत हुआ करती थी, मैं सोने से पहले कुछ पढ़कर सोता था। अतः मैंने इंटरनेट पर चांद बावड़ी के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की। राजस्थान में होने वाली भारी पानी की कमी के चलते इस बावड़ी को उस जमाने के राजा ने प्रजा की सहूलियत के लिए बनवाया था। मगर इसमें एक तथ्य ये भी है कि कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि ये बावड़ी एक रात में बनकर तैयार हुई है और इसे एक रात में कोई इंसान तो बना ही नहीं सकता। अतः मान्यता है कि जितने लोग इसे बनाने में लगे उतने ही जिन्नातों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हुए इसे रातों रात बनाकर तैयार कर दिया। अगली सुबह मैंने अपने साथी को जल्दी उठाया और करीब 5 बजे ही हम जयपुर से आभानेरी के लिए निकल गए। हमारा मकसद साफ था, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी थी, वहाँ की कहानी पता कर आज की रात भी उसी बावड़ी के आसपास गुजारनी थी। सुबह होते होते हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। चाय नाश्ता करने के बाद पहला पड़ाव हमने पुलिस स्टेशन पर डाला। दरअसल किसी भी जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले वहां के पुलिस स्टेशन पर जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक लोकल सपोर्ट साथ ना हो, किसी अनजान जगह पर रात गुजारना बहुत ही संवेदनशील और ख़तरनाक होता है। पुलिस से परमिशन लेकर हम लोग उस गाँव के सरपंच के घर गए। वहाँ पर बातचीत में हमें पता चला कि इस बावड़ी के अंदर एक गुफा मौजूद है जिसे किसी ज़माने में छिपने और भागने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर कई सालों से इस्तेमाल में ना आने की वजह से आज वहां पर एक जिन्न ने अपना कब्जा कर लिया है। संजोग से आज गांव में पंचायत की बैठक का भी आयोजन किया गया था और हमारे पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका था लोगों से बात करने का और वहाँ की कहानियाँ जानने का। दोपहर के खाने के बाद पंचायत की बैठक का समय था, अतः सरपंच जी ने हमें शाम तक अपने घर पर ही रुकने का निवेदन किया। कुछ भी कहूँ, गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होते हैं। हमारी सेवा के लिए उन्होंने राजस्थान का मशहूर भोजन हमें परोसा। यकीन मानना, इतना स्वादिष्ट भोजन किसी होटल या ढाबे पर भी नहीं मिलता। दोपहर के करीब 2:30 या 3 बजे होंगे जब पंचायत सभा आयोजित हुई। गांव के कुछ मुद्दों पर बात करने के बाद सरपंच जी ने मुझे और मेरे साथी हम दोनों को सारे गांव के सामने सम्मान और प्रेम भाव से मिलवाया। उनमें से एक नौजवान मुझे पहचान गया और सौभाग्य से मैं भी पहले से एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मिल चुका था। उस लड़के ने समस्त गांव वालों के सामने मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, जिस कारण गांव वालों का भी हमें पूरा सपोर्ट मिल चुका था। तभी भीड़ से एक आवाज़ आई, बेटा जहाँ तुम जाने की इच्छा रखते हो वहाँ पर जाना खतरा है। वो बावड़ी सिर्फ मेरे बड़े भाई को ही नहीं बल्कि इस गांव के कई बच्चे, बूढ़े, मर्द, यहाँ तक कि औरतों को भी खा चुकी है। मेरी मानो तो अंधेरा होने से पहले ही जो तुम्हें देखना है या तलाश करना है करके आ जाओ। आज वैसे भी अमावस की रात है। बेटा तुम अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मगर मुझ बूढ़े आदमी के इस गाँव में कोई सुनता ही नहीं है। तुम मान जाओ, तुम्हारा इसमें ही भला है। भीड़ से आए उस बूढ़े आदमी की आवाज़ पर मैंने पहले 5 मिनट तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर मैंने उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा क्या हुआ था आपके भाई के साथ, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? मेरे शांत स्वभाव और संजीदगी भरे लहजे को देखकर बाबा ने उनकी कहानी सुनाई, जो कि इस तरह की थी। ये बात आज से 60 साल पहले की है। उस समय तक ये गांव इतना आबाद नहीं था और न यहाँ पर लोगों का इतना आवागमन हुआ करता था। तब इस बावड़ी के आसपास घने पेड़ों का एक कब्जा था और ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। उस वक्त हम अपनी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में कदम रख रहे थे। मेरे बड़े भाई मुझसे 5 साल बड़े थे और भाइयों से ज़्यादा हम दोस्त की तरह रहते थे। एक दिन हमारे गांव के रहने वाले एक बच्चे ने जो हमारे साथ गिल्ली डंडा खेला करता था, उसने हमें कहा कि दोस्तों मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह मिली है, वहाँ बहुत पानी है और हमें वहाँ कोई परेशान भी नहीं करने आएगा। ये सुनकर हम सभी की आंखें चमक उठी। राजस्थान की गर्मी में अगर कहीं भी पानी मिल जाए जिसमें हम खेल सकें, ऐसा सौभाग्य मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं होता था। तो जैसे हमें उस जगह के बारे में पता चला, हम 5 से 7 बच्चे उस खुफिया जगह पर चल दिए। हंसते खेलते हुए पता ही नहीं चला कि कब हमने वो लंबा और कठिन सफ़र तय कर लिया और अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। उस दौर में घड़ियाँ सब जगह नहीं थी, तो टाइम क्या हो रहा होगा उसका तो पता ही नहीं, पर अंदाजे से बताया जाए तो शायद शाम के करीब 7 बज रहे होंगे। सूरज तो डूब चुका था, मगर गर्म हवा के थपेड़े अभी भी हमें महसूस हो रहे थे। मन तो सभी का बावड़ी को देखते ही उसमें कूद जाने को हो गया था, पर कहीं ना कहीं सभी ये बात भी जानते थे, अगर हम एक बार पानी में चले गए
तो वक्त का अंदाज़ा नहीं रहने वाला कि हम कितनी देर तक खेलते रहेंगे। इसलिए सबने फैसला लिया आज एक चक्कर लगाते हैं, देखें तो सही ये कितनी बड़ी है या हम क्या कर सकते हैं। अतः सभी ने कुछ देर वहाँ घूमकर जगह का मुआयना किया और अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह हम और भी बच्चों के साथ वहाँ गए और पानी में बहुत देर तक खेलते रहे। तभी अचानक ही पानी में एक हलचल हुई और हम डर गए। नदी तालाबों में बारिश के मौसम में हम सभी जाते थे, इसलिए सभी को पता था ये कोई आम हलचल नहीं है। हम एक एक करके बाहर आने लगे कि तभी हम में से एक लड़का चीखा और बोला, किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़कर मुझे नीचे खींचने की कोशिश की है। अब हमें अंदाजा हो गया था कि इस पानी में कुछ तो गड़बड़ है। अतः हम सभी जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी करते हुए वहाँ से भाग गए और करीब 10 दिन तक कोई भी उस बावड़ी के पास नहीं गया और धीरे धीरे सभी के जीवन से मनोरंजन भी कम होता नजर आने लगा। मेरे बड़े भाई और उनकी ही उम्र के 4 लड़कों ने दोबारा वहाँ जाने की योजना बनाई। दोपहर का समय था। गर्मी उस समय के हिसाब से देखी जाए तो बहुत थी। शांत सड़कें, उन पर चलते वो 5 लोग गर्म हवा के थपेड़े खाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। गर्मियों के दिन भी किसी खौफनाक रात से कम नहीं होते थे। अमावस की काली रात जैसे खामोशी उनके दिल में डर भर रही थी, पर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि जहां वो लोग जा रहे थे वहां कोई और भी उनके इंतजार में बैठा हुआ है। चलते चलते उनमें से एक लड़का जिसका नाम मनोज था, उसका पैर पत्थर पर पड़ा और ठोकर से वो मुंह के बल जा गिरा। गिरने की वजह से मनोज की नाक पर गंभीर चोट आ गई और टिप टिप खून मनोज की नाक से गिरने लगा। सभी जल्दी जल्दी करके मनोज को बावड़ी लेकर गए। तभी सभी ने सोचा कि वहां पर मौजूद पानी से नाक साफ कर देंगे और सिर गीला कर वहीं पर लेटा भी देंगे ताकि उसकी हालत में सुधार आ सके। जैसे वो 5 लोग मनोज का सिर आगे करते हैं कि उसकी नाक से खून की कुछ बूंदें पानी में गिर जाती हैं और उस पानी में रहने वाले को जैसे उस खून का एहसास होता है कि वहाँ पर चलती हवाएं इतनी शदीद हो जाती हैं कि एक एक करके हर कोई उस बावड़ी में उतर जाते हैं ताकि कुछ हद तक उड़ती हुई मिट्टी और बारिश पत्थरों से बचा जा सके। पर हैरान की बात यह है कि जैसे सब पानी के करीब आए कि हवाओं ने अचानक ही अपना रुख बदल लिया और धीरे धीरे वो थमने भी लगी। सभी को ये लगा कि ये गर्मियों में आने वाला एक तूफान है और एक एक करके सभी पानी में कूद गए। मनोज जो कि जख्मी हो चुका था, उसने बाहर रहकर सभी के कपड़ों और साथ की चीज़ों का ध्यान रखने का फैसला लिया। पानी में नहाते और खेलते हुए मेरे भाई और उन्हीं के साथ के एक लड़के में शर्त लगी कि दोनों में से कौन है जो पहले तल की मिट्टी लेकर आएगा। उस दिन बावड़ी में उतरे हर शख्स को तैराकी में महारत हासिल थी। दोनों दोस्त एक साथ गोता लगाते हैं, मगर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। इतना ही नहीं, मेरे भाई और उसके साथ गोता लगाने वाले लड़के के अलावा जो 2 लड़के उस पानी में थे, दोनों को एक साथ किसी ने पानी में खींच लिया। मनोज किनारे पर बैठा ये सब देख रहा था। डर उसके पूरे जिस्म पर हावी हो चुका था और उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हिलना भी उसके लिए पहाड़ हिलाने के बराबर था। थरथराते हुए मनोज अभी पानी की ओर देख ही रहा था कि पानी से अचानक मेरे बड़े भाई बाहर आए और उनकी हालत देखकर मनोज की हालत ऐसी हो चुकी थी कि काटो तो खून नहीं। बड़े भाई पानी से सिर्फ बाहर ही नहीं आए थे। मनोज बता रहा था कि जब भाई ऊपर आए तो ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी से बाहर उछाला हो। भाई के सारे शरीर पर काटने के निशान दिखाई पड़ रहे थे और 6 से 7 बार उन्हें बार बार पानी में ऊपर नीचे किया जा रहा था। इतना सब देखकर मनोज अपना होश खो बैठा। शाम होते होते मनोज को होश आ गया और उसने सारा सामान वहीं छोड़कर अपने घर भाग गया। घर आते ही मनोज एक कोने पर पड़ी खाट पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अब ये सब देखते मनोज के पिताजी को शक हुआ और उन्होंने पहले गुस्से से और प्यार से बात जानने की कोशिश की। तब तक गांव में भी ये बात फैल चुकी थी कि गांव के 4 बच्चे गायब थे। धीरे धीरे सभी को ये मालूम चल चुका था कि आखिरी बार मनोज के साथ ही उन्हें देखा गया था। जब मनोज पर जोर देते हुए पूछा गया तो उसने सभी को उस हादसे के बारे में बताया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और लालटेन और टॉर्च की रोशनी में सभी उस बावड़ी के पास गए और वहां जो हमने देखा वो कोई मरते दम तक नहीं भूल सका। बेटा, मैं भी उस भीड़ का एक हिस्सा था। वहां पहुंचकर हमने देखा कांच के जैसा साफ पानी खून में बदल चुका था। साथ ही किनारे पर उन 4 खोए हुए लड़कों के शरीर नीचे पड़े हुए थे, मगर किसी का भी सिर धड़ पर मौजूद नहीं था। तभी फैसला लिया गया कि कोई भी यहाँ दोबारा नहीं आएगा।
तभी वक्त गुजरा और धीरे धीरे सभी के जहन से ये बातें धुंधली होती गईं और उसके बाद से किसी न किसी की लाश हमें वहाँ पर मिलती रही। फिर एक दिन कहीं से एक बहुत ही जानकार एक साधु हमारे गांव में आए। सभी गांव वालों के विनती करने पर उन्होंने बावड़ी पर जाकर कुछ पूजा पाठ भी की और हमें बताया ये बावड़ी अब सुरक्षित है, पर याद रखना अंधेरा होने के बाद कोई भी यहाँ पर ना आए। इसी में सभी गांव वालों की भलाई है। फिर समय गुजरा और सारी दुनिया को पता चला इस बावड़ी के बारे में, मगर इसके काले रहस्य से आज तक सभी अनजान हैं। मैं तुम्हें यही बोलूँगा, हो सके तो इस बावड़ी में रात के बाद तुम मत जाओ। दोस्तों, उस बूढ़े बाबा की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा उत्सुक हो गया। अब मेरी इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वहाँ पर जाकर कैसे भी तो रात गुजारनी ही है। फिर रात हुई, सरपंच जी ने हमें खाने पर बुलाया। खाना खाते हुए उन्होंने हमें समझाते हुए कहा, साहब ये बाबा इस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं और उम्र का तगाजा कहो या बीमारी, वो बाबा सब कुछ भूलते जा रहे हैं। फिर चाहे वो उनके बच्चों का नाम हो या अपने घर का रास्ता। अगर मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं तो बाबा किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, मगर आज पंचायत सभा में जो कहानी आपने सुनी वो कहानी बाबा आज तक भी नहीं भूले हैं। डॉक्टर भी इस बात से हैरान है कि बाबा आज तक इस बात को क्यों नहीं भूल पाए हैं। डॉक्टर के पास भी बस एक ही जवाब होता है, शायद ये हादसा इनके मन में इस तरह छप चुका है कि कोई भी बीमारी हो जाए बाबा वो बात कभी नहीं भूलने वाले। शायद अब आपको इस बात पर यकीन हो जाए, ये सब कोई कहानी नहीं बल्कि ये इस बावड़ी की सच्चाई है। दोस्तों, सरपंच जी की बात को सुनकर मैंने पानी का गिलास उठाया और कुछ घूंट पानी पीकर बात का जवाब दिया। देखिए सरपंच जी, मैं आपकी और उन बूढ़े बाबा दोनों की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, मगर ये मेरा काम है। हमारे देश में ऐसी ना जाने कितनी जगह मौजूद हैं जिन्हें अंधेरा होने से पहले बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उन जगहों पर रात होते ही आत्मा को कब्जा हो जाता है, जिस वजह से वहाँ का टूरिज्म भी प्रभावित हो रहा है। ज़रा सोचिए, अगर इस बावड़ी में रहने वाले जिन की कहानी झूठी निकली तो यहाँ का टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा और सीधे तौर पर फ़ायदा आपके ही गाँव को मिलेगा। सरकार यहाँ भी पैसे खर्च करेगी तो यहाँ के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिलेगा। इसी तरह मेरी बातें सुनकर सरपंच जी ने मुझे जाने की अनुमति देते हुए खुद का और अपने साथी का ख्याल रखने को बोला। अब हमारा लक्ष्य साफ था, वहां जाकर छानबीन करना, और कुछ मिनटों की ड्राइव करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए। अमावस की काली गहरी रात अपने पैर पसार चुकी थी। दूर दूर तक फैला अंधेरा इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं। थोड़ा डर तो सबको लगता ही है, फिर चाहे आप कितने ही मजबूत दिल के इंसान ही क्यों ना हो। गाड़ी से बाहर निकलकर हमने आसपास का माहौल देखा और एक एक सिगरेट जलाई और आपस में इस बावड़ी के बारे में थोड़ी बातें की। जैसे हमारी सिगरेट ख़त्म हुई कि हम अपने अपने काम पर लग गए। मैं मोशन सेंसर लगा रहा था और मेरा साथी इंफ्रारेड कैमरा इंस्टॉल कर रहा था। ये सब करने में हमें कुछ आधे घंटे का समय लगा होगा। सतह पर और सीढ़ियों पर कैमरा और सेंसर लगाने के बाद हम दोनों बावड़ी में मौजूद गुफा में चले गए। उसके बारे में अगर कुछ बताऊं तो वो एक 6/4 की आम सी गुफा थी। जैसे हम उसके मुहाने पर पहुंचे कि चमगादड़ों के बड़े से झुंड ने हम पर हमला कर दिया, जिनसे हमने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया। चमगादड़ के जाते झुंड के साथ ही गुफा से एक असहनीय दुर्गंध निकली। मेरा साथी उसे बर्दाश्त ना कर सका और बाहर निकलकर उल्टी करने लगा। मैं भी उसके पीछे भागा और उसे सहायता दी। पानी पिलाकर मैंने उसे गुफा में एक जगह पर बिठा दिया और मैं लैपटॉप स्क्रीन पर कैमरा चेक करने लगा। दोस्तों, कुछ आधा ही घंटा हुआ होगा कि वहाँ पर बैठे हुए एक अजीब सी मनुष्यत वातावरण में फैल गई। धीरे धीरे मेरा दिमाग खराब होने लगा, मेरा दिल बैठा जा रहा था। ऐसा अनुभव मुझे आज से पहले एक ही बार हुआ था और उस जगह पर जो ऊपरी लोग रहते थे उन्होंने मुझे अपनी मौजूदगी भी दर्शाई थी। मैंने फ़ौरन ही मोशन सेंसर भी चेक किया, मगर उसमें कोई प्रतिक्रिया नज़र ही नहीं आ रही थी, जिससे पता चल रहा था वहाँ पर कोई भी मौजूद ही नहीं है। तभी अचानक से तापमान में भारी गिरावट आ गई और गुजरते पल के साथ मेरे जहन में अजीब ख्यालों ने एक के बाद एक क्रमित रूप साध लिया। बुरे से बुरे ख्याल एक के बाद एक कर मुझे झंझोड़ने लगे। मुझे बार बार खुदकुशी का ख्याल आने लगा और तभी मैंने खड़े होकर अपनी जेब में हाथ डाला और सिगरेट निकाली। सिगरेट की डिब्बी के साथ ही मेरा वॉलेट भी ज़मीन पर गिर पड़ा और गिरने की वजह से उसमें से मेरे परिवार की तस्वीरें मेरे सामने नजर आ गईं। ये वो मौका था जिसने मुझे हिम्मत दी और मैंने सारा सामान वहीं छोड़कर अपने साथी का हाथ पकड़ा और उस गुफा से भाग निकला। लेकिन शायद मेरा साथी गुफा के उस माहौल को सहन नहीं कर सका और उसने अपनी उंगलियों को दांतों से चबाकर गिरा दिया।
मुझे पता था अब क्या होने वाला था और ये सब रोकने के लिए मैंने अपने साथी की तरफ दौड़ लगा दी, मगर शायद मैं इतना तेज नहीं था। मेरे साथी ने मेरे ही नज़रों के सामने पानी में छलांग लगा दी और जैसे वो पानी में कूदा कि अजीब सी हलचल पानी में फैल गई और देखते ही देखते मेरे साथी को कोई अदृश्य ताकत बार बार पानी से हवा में उछालने लगी। पानी पर गिरने से आने वाला हर झटका उसके शरीर को जख्मी कर रहा था। डरा सहमा एक कोना पकड़कर मैं थर-थर कांप रहा था। देखते ही देखते उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और जैसे सब कुछ शुरू हुआ था तो वैसे ही अचानक ही सब बंद भी हो गया। पता नहीं कैसे मैंने खुद को संभाला और अपनी कार की तरफ भागा। गाड़ी में बैठकर मैं अभी कुछ आधा किलोमीटर ही चला होऊंगा कि सारी टेंशन और बुरे ख्याल मेरे जहन से निकल गए। फिर अगले दिन मैं गांव के कई लोगों को साथ लेकर आया और अपने सामान के साथ ही मेरे साथी की मुक्ति के लिए हवन भी करवाया। लेकिन वो हादसा मेरे दिमाग पर छप चुका है। जहाँ भी मैं पानी को देखता हूँ कि मेरी आंखों के सामने वही दृश्य आने लगता है। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे मुझे इस हादसे से उबरने में। मैं अब कार को ड्राइव करके घर पर नहीं जा सकता था। मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची थी जिसकी सहायता से मैं इतना लंबा सफ़र अकेले तय कर सकूं। अतः मैंने फैसला लिया उसी गांव के किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाने का। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने कभी भगवान को नहीं माना, मगर जो उस रात मेरे साथ हुआ वो सिर्फ मेरी इच्छा शक्ति थी या सच में मेरी सहायता भगवान ने की। घर पर जाने के बाद मैं कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला, पर आज भी कभी कभी मुझे अपने साथी की शक्ल में कोई इंसान अपने सपनों में नजर आता है। अब मुझे अगले हफ्ते हरियाणा जाना है। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर कोई हादसा ना हो। दोस्तों, ये तो थी भैया की डायरी में लिखी हुई उनकी कहानी, और भैया की डायरी में चांद बावड़ी की ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई और मैंने डायरी को बंद कर दिया। साथ ही अपनी आंखें बंद कर गर्दन को पीछे करते हुए सहारा दिया ही था कि अचानक मेरे दिमाग पर एक बात आ टकराई। मुझे अगले हफ्ते हरियाणा जाना है। ये बात दिमाग में आते ही मैंने दोबारा डायरी खोली और जहां शीर्षक चांद बावड़ी खत्म हुआ उसके कुछ 2 से 3 पन्ने पलटते ही मुझे एक और शीर्षक मिला जो शायद आप लोग समझ चुके होंगे। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।